पहले तो मैंने जो बात कही थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई अंदर का समझौता होगा, मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ। पर एक है कि दोनों का एजेंडा एक ही प्रकार का है और वो एजेंडा है हिंदुत्व का। बीजेपी एक आक्रामक रूप से करती है और आप पार्टी उसको एक कभी बहुत चालाकी से, कभी चुप रह के, कभी दूसरे करके, तो उनका अंदर का कोई समझौता वैसा मुझे लगता है। और अभी शायद गुजरात में ये एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपनी ताकत का, उसी के चलते केजरीवाल साहब ऐसे बयान देते रहते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार खबरों के साथ साथ कुछ जानकार लोगों से भी आपकी मुलाकात कराता है और ये जानने की कोशिश करते हैं हम कि जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में कुछ और गहराई से हमारी मालूमात हो और मुख्तलिफ एंगल से समझने की हम कोशिश कर सकें, क्योंकि ऐसे दौर में जबकि गोदी मीडिया कोई ना सवाल करता है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है, ये सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत जो बात करने की गुंजाइश है हम उसी का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों तक पहुंचते हैं और बड़े लोगों की, जानकार लोगों की मालूमात, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उनके उनका नजरिया है, वो सामने आ जाता है इस तरीके से। इस वक्त जिन खबरों पे आज आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट और हिस्टोरियन है। आप खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, लेकिन सेकुलरिज्म पर, आरएसएस के बारे में और मुसलमानों के इश्यूज पर, माइनॉरिटीज के इशू पर बहुत ही मजबूती से काम करते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। जिन खबरों पर हम बात करेंगे वो ये कि मोदी जी ने गुजरात इलेक्शन की कैंपेन शुरू करते हुए कहा है कि गुजरात हमने बनाया है और वो स्लोगन के तौर पर बाकायदा इस्तेमाल किया, लोगों से भी वो रिपीट कराया ताकि लोगों के जहन में बैठ जाए। एक रिपोर्ट आई है गुजरात से कि मुसलसल जब से ये तकरीबन 27 साल से हुकूमत कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई एक नया शोशा कहा जा सकता है लेकर के आते हैं स्लोगन के तौर पर और उसमें लोगों को बिजी कर देते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी बात भी कही जा रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती, लेकिन वो एक पोलराइजेशन का जो एक सिलसिला है वो मुसलसल जारी रखे हुए हैं। उसके अलावा किरण रिजिजू जी, जो हमारे कानून मंत्री हैं, उनका कहना है कि जजों का अपॉइंटमेंट जो है वो सरकार को करना चाहिए, कोलिजियम वाला सिस्टम जो है वो बहुत पुराना हो गया और ये ठीक नहीं है कि जज ही जजों की तकर्रुरी करें, अपॉइंटमेंट करें। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है। आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट आमतौर पर बहुत ही दिलचस्प होते हैं। कभी कभी यह लगता है कि अंदर की बात वाकई हमें पता चल गई है, कभी ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसी भी बातें और सबूत सामने आती हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से हम पर दबाव था कि गुजरात इलेक्शन ना लड़ें, आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स को जेल से बाहर कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, फिर उनका विच हंट नहीं होगा। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप ये बताइए कि आप महाराष्ट्र में हैं और गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं आपके बिल्कुल पड़ोस में, और ये स्टेट अब देश के दो सबसे बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों का प्रदेश है और महाराष्ट्र की बात इसलिए भी करना जरूरी है कि कई तरक्की वाले प्रोजेक्ट्स जो थे वो महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात ले जाए गए हैं, इसलिए भी आप उसको ज्यादा नजदीक से महसूस कर सकते हैं। मोदी जी अब कह रहे हैं कि गुजरात को हमने बनाया है। कैसा गुजरात है, कितनी तरक्की हुई है, 27 साल से सरकार है, अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई गुजरात की ऐसी तरक्की हो सकी है जैसा कि मोदी जी दावा कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, इसमें क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात में जा रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र के लोगों में अभी बहुत असंतोष है कि ये जब से फडणवीस और शिंदे की सरकार आई है, जो शिवसेना से बगावत करके गए, और उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है कि कितने करोड़ों का लेन देन हुआ वगैरह, वो एक अलग बात है। पर उसके बाद से जो खास बात प्रभाव दिख रही है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने थे
वो उसके बदले उनको गुजरात में डाइवर्ट कर दिया गया है। तो एक बात तो ये है। दूसरा, जहाँ तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में देखिए, आपने सही कहा कि 27 साल से बीजेपी की सरकार वहाँ है और 2002 से, मेरे ख्याल से 2002 से 2014 तक नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। तो उनका जो दावा है कि गुजरात मैंने बनाया, वैसे तो लोकतंत्र में इस प्रकार का दावा करना मेरे ख्याल से बहुत गैर लोकतांत्रिक है। ये एक तानाशाही प्रवृत्ति को बताता है कि मेरा जो सब कुछ है, मैं ही करता धरता हूँ। क्योंकि लोकतंत्र में होता यह है कि एक जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर देती है। वो जनता के प्रतिनिधि मिनिस्टर्स कैबिनेट और इसमें रहते हैं। तो मुख्य रूप से कोई भी देश और कोई भी ये है, उसको लोग ही बनाते हैं, जनता ही बनाती है। पर ये बात है कि जो लीडरशिप में रहता है, वो पॉलिसीज को टिल्ट कर देते हैं, पॉलिसी को अपने एक दूसरे तरफ से कर सकते हैं। तो ये बात, इसमें थोड़ा सच है कि गुजरात की लीडरशिप उनके पास रही है। ये बात तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। पर गुजरात को बनाना और जो भी चलाना है, उसमें तो पूरे गुजरात के सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, पहली बात। दूसरा देखिए, बीजेपी की सरकार जब सत्ता पे आई और आज 27 साल बाद गुजरात के जो विकास के मापक हैं, वो पहले से गिर गए हैं। ये बहुत कम लोग ख्याल करते हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य के मानक हैं, सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, जो औरतों में हीमोग्लोबिन खून के इसकी मात्रा होती है, बच्चों का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों के मृत्यु दर, बच्चों का विकास दर, ये सब में गुजरात बहुत पीछे है। तो अब अगर उन्होंने बनाया है तो उन्होंने ये देखना है कि आपने क्या बनाया। क्योंकि अभी हम कश्मीर की बहुत आलोचना करते हैं, और ये सब मानदंडों में कश्मीर ऐसे राज्यों से कहीं बहुत आगे है। अब ये दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, ये भी विकास के मानदंडों में पीछे है। और जो केरल जैसे राज्य हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, आंध्रा जैसे राज्य हैं, और कश्मीर, ये इन मानकों में काफी आगे है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो गुजरात जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने हमेशा गुजरात मॉडल की बात की। भाई, जब यहाँ एक बात है कि भाई वो ईज ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार करने में जो सुविधा होती है, वो बात निश्चित रूप से गुजरात उसमें आगे है। और मोदी सरकार के आने के बाद उसमें ये हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि क्या आप केवल उद्योगपतियों को सुविधाएं देकर समाज का विकास कर सकते हैं? उद्योगों का विकास होना चाहिए, उद्योगपतियों को फैसिलिटी मिलना चाहिए, पर उसका जो तरीका होना चाहिए वो ये कि समाज के आम लोगों को उससे फायदा होना चाहिए। हमारे जो पोषण के सूचकांक हैं, स्वास्थ्य के सूचकांक हैं, शिक्षा के सूचकांक हैं, सेक्स रेशियो है, जेंडर बैलेंस है, ये इम्प्रूव होना चाहिए। तो उस मामले में गुजरात के लोग अभी तो लाचार हैं कि ये सरकार है, पर इस सरकार की लीडरशिप के कारण नियमित रूप से ये सूचकांक गिरे हैं। ये बहुत एक दुख की बात है, चिंता की बात है। क्योंकि गुजरात पहले भी एक विकसित प्रदेश था। बाकी प्रदेशों में आप देखिए तो बीजेपी की सरकार के आने के पहले भी गुजरात एक विकसित प्रदेश था। तो उसके विकास में कोई चार चांद लगाते तो उनके दावे को किया जा सकता। उसके उलट मैं थोड़ा एक दूसरा मुद्दा भी लाना चाहता हूँ कि जो गुजरात मॉडल कह रहे हैं, गुजरात मॉडल का एक प्रतिबिंब अभी आपको मोरबी के पुल में मिल गया है। गुजरात का मॉडल क्या है कि एक पुराना पुल है, उसको आपको रिपेयर करवाना है। 140 साल पुराना है, ब्रिटिश लोगों ने बनाया है और एक इतने सालों से चल रहा था। उसको तो अपग्रेडिंग की जरूरत थी। तो अपग्रेडिंग का काम आप किसको देंगे? एक जो समझदार सरकार है वो उसी को देगी, जो ब्रिज बनाने में एक्सपर्ट है। क्योंकि ये तो हैंगिंग ब्रिज है, नीचे से उसके पोल नहीं है। पोल जो है ऊपर से तार से वो लटकता हुआ है, जैसे लक्ष्मण झूला का है। हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज को देखिए, तो उस प्रकार का ब्रिज है। तो इस प्रकार के ब्रिज को आपको अगर रिनोवेशन करना चाहिए और जरूर कराना चाहिए, पर उसमें जो एक सक्षम सरकार होती है वो पूरा निश्चित रूप से दिखती है कि भाई इसके जो जंग लगे हुए तार हैं, वायर हैं, उनको बदलो, जो जगह कमजोर हो गई है उसको रीइंफोर्स करो, और उसके बाद में
किस प्रकार का सर्टिफिकेशन एक अच्छी अथॉरिटी से, हो सकता है आईआईटी जैसी अथॉरिटी या सिविल इंजीनियरिंग की कोई अच्छी कंसल्टेंसी फॉर्म, उससे सर्टिफिकेट लाइए, म्यूनिसिपैलिटी से सर्टिफिकेट लाइए, उसके बाद चालू कीजिए। अब आप, ये पूरा देश देख रहा है कि गुजरात का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है। पहले तो इसका टेंडर नहीं निकाला गया। अब कोई भी काम सरकार करती है तो टेंडर निकालती है। टेंडर निकालने में फिर वो पूरे स्पेसिफिकेशन देती है कि हमको ये काम करवाना है, आपको ये काम करना है। और सबसे हैरानी की बात आज काजमी भाई ये हुई कि उसके लिए 2 करोड़ अलॉट किया गया और केवल 12 लाख खर्चा किया गया। जो जंग वाले तार थे, जंग वाले वायर थे, वहीं के वहीं रहे, उसके ऊपर लीपा पोती पेंट लगा दिया। तो दूसरा देखिए, दूसरा वहां जो इसका मैनेजमेंट कर रहा है उसमें भी गुजरात मॉडल दिख रहा है कि वो ब्रिज एक समय पे 100 लोगों को ले सकता है। तो आपने 400 टिकटें कैसे बेची? लोग आलोचना कर रहे हैं कि भाई लोग क्यों गए। अब लोग गए क्योंकि उनको टिकट मिली। अब उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से मोरबी के पुल को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, तो जो मोदी जी ने पॉपुलर कराया था गुजरात मॉडल, ये उसका एक प्रतिबिंब आपको दिखता है। और मेरी समझ एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में है कि किसी भी राज्य को, देश को समाज के लोग बनाते हैं। उसमें मजदूर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, स्वास्थ्य के कर्मी भी होता है, शिक्षक भी होता है, मजदूर भी होता है, किसान भी होता है। समाज तो इनको मिलके बनता है। आप नेतृत्व देते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, हमने नेतृत्व किया, तो क्रेडिट लेने के लिए आप सामने आते हैं, कमजोरी लेने के लिए आप सामने क्यों नहीं आते? मेरे ख्याल से अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी गलतियों की डिस्क्रेडिट ले कि मैंने ये गलत काम किया है और इस प्रकार का काम फिर से नहीं होना चाहिए। यहाँ तो उलट है, जो जो अच्छा हुआ है मैंने किया है, जो खराब हुआ है वो लोगों ने किया है या दूसरी सरकार ने किया है। तो ये एक प्रकार की जो हमारी नैतिकता का पतन इसमें एक दिखता है। नैतिकता के पतन में जैसे एक होता है ड्यूटी, दूसरी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य होता है और अधिकार होता है। आप जब कोई निर्णय लेते हैं किसी बात का, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी है और ये जिम्मेदारी नीचे से ऊपर तक जाती है। और किसको दिया कॉन्ट्रैक्ट, किस प्रकार आधार पे दिया, ये सब चीजें मेरे ख्याल से जांच होना चाहिए। और उसी हिसाब से ये गुजरात मॉडल का जो अंधाधुंध चल रहा है, गुजरात मॉडल को बदल के एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए जिसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों का उस पे लोगों की उस पे जांच पड़ताल हो, और सोशल ऑडिटिंग हो। सोशल ऑडिटिंग मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ लोकतंत्र में। देखिए कि सरकार चला रही है पूरे गाड़ी को, पर उनको रास्ता जो है उसका निर्देशन तो जनता ने करना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो एक्ट आया था उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। आजकल आपको पता होगा कितने आरटीआई एक्टिविस्ट की का मर्डर कर दिया गया और आरटीआई एक्ट को भी अभी पीछे पीछे ढकेला जा रहा है। जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी जा रही कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल है। तो इस प्रकार की चीजों को एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट सरकार बनाकर जो जवाबदेह है, लोगों के प्रति जवाबदेह है कि अगर 140 लोग मरते हैं। अब यहाँ मैं आपको याद दिलाता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे। अब रेलवे में एक्सीडेंट हुआ, कई लोग मारे गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये दिखाया हमें कि मेरे पास अधिकार है पर मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। अभी वो नैतिकता बदल गई है कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अधिकार मेरे हैं, प्रोपोगंडा मेरा है। तो ये एक बदलते हुए वक्त की बात है जो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, पूरा पूरा गलत। मोरबी पुल के बारे में आपने दो चीजें बहुत ही अहम बताई। एक तो ये कि टेंडर नहीं निकाला गया, यानी अपनी पसंद के किसी को देना था, वो घड़ी बनाने वालों को ये दिया और 2 करोड़ रुपए अलॉट हुए और सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च हुए। ये बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ तकरीबन 90 लाख रुपए बचा लिए गए और वो जाहिर है कोई ना कोई तो जानने वाला है। और अब उस जानने वाले ने ये बयान दिया है कि सबसे फजूल खर्ची का काम है इलेक्शन होना। इलेक्शन की जरूरत नहीं है, तानाशाह होना चाहिए, इस देश को तो तानाशाह चला सकता है।
और उस शख्स की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जो कंपनी का मालिक है। तो ये तार जोड़ने बहुत आसान है। अच्छा, अब देखिए, पतन की बात है। आपने जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया, उस वक्त उसूल होते थे और जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दिया जाता था। अब एक और एक इशू है इस वक्त। इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं जो काम कर रही हैं मुख्तलिफ इशूज पर। इस वक्त किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि इसका जजों के अपॉइंटमेंट का काम जो है सरकार को करना चाहिए, और हम हमेशा खामोश नहीं बैठेंगे साहब। सरकार हमेशा ऐसे ही खामोश नहीं देखेगी। 2015 में जो वो एक्ट आया था, जुडिशियल एक्ट ये लेकर के आए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब आपको क्या लगता है कि क्या अब इस वक्त जिस तरह से सरकार के किसी गलत काम पर, या जैसे किसानों के लिए जो कानून आए थे उनके खिलाफ, या आर्टिकल 370 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता था, क्या वो रास्ता बंद करने की तैयारी है, ये कहते हुए कि जज हमारे होंगे, हम अपॉइंट करें, क्या कुछ है? देखिए, ये भारत का जो संविधान बना, तो उसमें खास बात ये थी कि एक तरफ तो जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था, एक तरफ एग्जीक्यूटिव और एक तरफ लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी जो हमारी असेंबलीज हैं, और एग्जीक्यूटिव यानी जो सरकारें हैं। तो इनमें एक संतुलन रखा गया, और संतुलन ये था कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उस पर नियंत्रण हो संविधान का। मुख्य रूप से जुडिशरी का काम क्या है, संविधान के आधार पे सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको उसको देखना। अगर ये सरकार खुद ही जुडिशरी को इस प्रकार से कंट्रोल करेगी, तो फिर हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि ये जो कार्यपालिका अपने हिसाब से काम करती है, और अभी तक तो ऐसा हुआ भी है कि कई बार न्यायपालिका, जुडिशरी ने कहा है कि ये हमारे संविधान में फिट नहीं होता। खैर, आजकल पिछले 10-15 सालों से न्यायपालिका भी काफी थोड़ा सा दबाव में दिख रही है। पर एक अच्छा लोकतंत्र चलाने के लिए ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ये एक संतुलन रखना जरूरी है कि न्यायपालिका निष्पक्ष हो, और वो जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उस पर अपना नियंत्रण रख के उसको इशारा दिखा सके कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये हमारे संविधान के अनुसार नहीं है। और अभी किरण रिजिजू जी साहब जो कह रहे हैं, उसमें तो फिर सरकार का पूरा बोलबाला हो जाएगा। उनको जो करना है अपनी मर्जी से कर लिया। वैसे भी आर्टिकल 370 का मामला अभी तक नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें भी ये था, क्योंकि आर्टिकल 370 में था कि ये आर्टिकल तभी वापस लिया जा सकता है कि जबकि कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड करे। कश्मीर न कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी अभी, न लेजिस्लेटर था, तो वहां के किस आधार पे वो किया गया? ऐसी चीजों के लिए जुडिशियरी का रोल बहुत महत्व है, और अभी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है। अगर किरण रिजिजू साहब के जो बात कर रहे हैं वो लाई गई, तो हालात तो और बिगड़ेंगे। फिर कार्यपालिका पर, एग्जीक्यूटिव पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा, वो एक छत्र रूप से अपना काम चलाएगी, जो मेरे ख्याल से हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए सही नहीं है। ये जो आपने एक छत्र में काम करने की बात कही, आपको मैं एक और किरण रिजिजू जी का एक और स्टेटमेंट याद दिलाता हूँ। ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात है। गुजरात में, अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी कानूनदान लोगों की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जुडिशरी, कार्यपालिका और विधायिका, जो लेजिस्लेचर है, इसको एक टीम के तौर पर काम करना चाहिए, अलग अलग नहीं काम करना चाहिए, एक टीम के तौर पर काम करने का इशारा, वही एक छत्र की बात आप कह रहे हैं। तो ये टीम का लीडर कौन होगा? लीडर वो खुद रहना चाहेंगे और बाकियों को अपने साथ चलाएंगे। तो ये अच्छा, आपने दुनिया के बहुत से मुल्कों के हालात देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। ये इस तरह से जिसको कहते हैं सबको एक घेरे के अंदर लेने की कोशिश, इसमें क्या कुछ लगता है, हम कितने दूर हैं? मैं फिर मेरे जहन में वही सवाल आता है, तानाशाही से हम कितने दूर हैं, या तानाशाही आ चुकी है? अब ये देखिए, ये जो हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स थी, उस पर धीरे धीरे नकेल तो कसी जा रही है।
और तानाशाही में भी जो परसेंटेज है 100% 50% 40%, रास्ता तो अभी वही चल रहा है। और ये किरण रिजिजू जैसे इनकी नीतियां अगर सफल हो गई तो हमारा लोकतंत्र और भी कमजोर हो जाएगा। तो तानाशाही तो यही है, जैसे लोकतंत्र तानाशाही मजबूत होती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। और उसी के साथ साथ फिर वैसे हालात पैदा होते हैं जैसे आप म्यांमार में देखिए या श्रीलंका में भी आप देखिए, तो वो उस प्रकार के हालात जहाँ समाज के चंद लोग विकास करते हैं और बाकी लोग बहुत दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, गरीबी में, भूखमरी में रहते हैं। वैसे हालात तानाशाही में बहुत जल्दी खड़े होते हैं। म्यांमार का उदाहरण आपके सामने है। इवन पाकिस्तान को भी देखिए, वहां भी लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है इतना अच्छा, तो वहां के लोगों की भी हालत खराब है। तो लोगों की हालत तो तभी अच्छी होती है कि ये जब तीनों एक दूसरे पे नियंत्रण भी रखें और कोलैबोरेशन भी करें। रिजिजू जी साहब एक ही बात कर रहे हैं, ये पूरी सरकार एक ही बात कर रही है, और वो है अधिकारों की। जबकि अधिकार, कर्तव्य और अपनी बात को रखना, दूसरों की बात को सुनना, यही लोकतंत्र की आत्मा होती है। और उस आत्मा को जितना हम जिंदा रखेंगे, हमारा समाज उतना प्रगति करेगा। अच्छा, अभी जो मोदी जी का जो पहला स्पीच हुआ गुजरात में कैंपेन का, जिसमें उन्होंने वो बातें भी कही जिसका हम अब तक जिक्र कर चुके कि गुजरात को हमने बनाया, उसमें उसी तकरीर में उन्होंने एक बात और कही कि गुजरात को बदनाम करने वालों को वाइप ऑफ कर देने की जरूरत है, यानी खत्म करने की जरूरत है। बदनाम करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि किसी आलोचक को, जिसको वो बदनाम करने वाला कह करके वाइप ऑफ करने की बात कर रहे हैं? क्या 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 आपको क्या लगता है इसमें? क्या मैसेज क्या? मैसेज यही है कि हमारे लोकतंत्र में, फिर से मैं लोकतंत्र पे आता हूँ क्योंकि वो मेरे सोचने का आधार है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका मतलब ही यही होता है कि सरकार की नीतियों को आलोचना करें ताकि सरकार की नीतियां बेहतर बन सके। अब ये आलोचना को देशद्रोह से जोड़ते हैं, जबकि आप देखिए कि आजादी के आंदोलन में जो सबसे बड़ी मांग हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों की थी, वो यही थी कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हमको मिलना चाहिए। वो लोकमान्य तिलक से लेकर तो महात्मा गांधी तक कितने लोगों को उन्होंने जेल में डाला, इस प्रकार के सेडिशन के केसेस में, देशद्रोह के केसेस में। और उसी को दूर करने के लिए हमको आजादी तो इसलिए चाहिए थी ना कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। और आलोचकों को आलोचना और बदनामी में फर्क देखिए। ये आलोचना को कहते हैं बदनामी। आलोचना होती है समाज को बेहतर बनाने के लिए। आज अगर हम बात कर रहे हैं कि मोरबी के पुल को ऐसा नहीं करना था, ऐसा ऐसा करना था, तो वो तो एक आलोचना है कि भाई आगे और दूसरी समस्याएं आएंगी। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, ऐसी समस्याओं को हल इस रूप से नहीं करना, आलोचना का वही उद्देश्य होता है। इसको आप बदनामी करके, इसको एक आप अपराध के कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी एक इशारा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमजोर करने का और एक क्षत्र राज्य की तरफ जाने का, जो बिल्कुल लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिछली बार हमारी आपकी बात हुई थी, उसमें आम आदमी पार्टी के सिलसिले में आपने कई तथ्य रखे थे, जिसमें नतीजे के तौर पर यह बात सामने आई थी कि वो बीजेपी की शायद बी पार्टी है या बीजेपी के साथ मिलकर के काम करती है, जिसमें आपने सबूत भी रखे थे कई मौकों के, जिसमें दिल्ली दंगों पर उनका खामोश रहना और कई इश्यूज पर। अब अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हम पर ये दबाव बीजेपी की तरफ से था और है कि अगर आप गुजरात इलेक्शन ना लड़ें तो हम आपके लोगों को जेलों से छोड़ देंगे, आप लोगों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस ले लेंगे। ये एक तरह का स्टेटमेंट है, इसे डिस्क्लोजर कहा जाए या आरोप कहा जाए। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, पहले तो मैंने जो बात कही थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई अंदर का समझौता होगा, मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ। पर एक है कि दोनों का एजेंडा एक ही प्रकार का है, और वो एजेंडा है हिंदुत्व का। बीजेपी एक आक्रामक रूप से करती है और आप पार्टी उसको एक कभी
बहुत चालाकी से, कभी चुप रह के, कभी दूसरे करके, तो उनका अंदर का कोई समझौता होगा ऐसा मुझे लगता है। और अभी शायद गुजरात में ये एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपनी ताकत का, उसी के चलते केजरीवाल साहब ऐसे बयान देते रहते हैं। अब ये अंदर की बात है, उसका गवाह कौन है, सबूत कौन है, कौन कह रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में कोई ज्यादा बात करना अभी मुश्किल है। पर हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से किसी प्रकार का दबाव हो, क्योंकि कई लोगों का अभी असेसमेंट है कि गुजरात में आप पार्टी ये बीजेपी के को कमजोर कर सकती है, उसके चलते हो भी सकता है, पर हम उसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण के रूप में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आखिर में आप मौजूदा हालात में कुछ आम लोगों को अगर कुछ राय के तौर पर, अपने मशवरे के तौर पर, क्योंकि हर दिन अब अखबार में कोई एक खबर नहीं होती जिससे साजिश का पता चलता हो। अब हर दिन अखबारों में ऐसी कई खबरें होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो रहा है। ऐसे वक्त में आप क्या कहना चाहेंगे लोग? देखिए काजमी भाई, मैं ये कहूंगा कि एक तो जो हमारे मुद्दे हैं, असली मुद्दे, जीने के मुद्दे, गरीबी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इन पर लगातार जो बात होती है कहीं भी, उसको हमने ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए और उसको एक अपना मुख्य मानदंड बनाना चाहिए। मैं इस बात को दोहराऊंगा, भले ही मैं किसी पार्टी को का सदस्य नहीं हूँ, पर अभी जो भारत जोड़ो का जो संदेश आ रहा है, उस संदेश को समाज में मजबूत करना जरूरी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि एक बहुत सालों बाद एक ऐसी कोशिश हो रही है जो लोकतंत्र की मजबूती की बात करती है, सामाजिक मुद्दों को सामने लाने की बात करती है, और जो हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बढ़ाई गई है उसको पाटने की बात करती है। क्योंकि मेरा तो विश्वास है कि जब तक अलग अलग धर्म के लोग प्रेम मोहब्बत से मिलकर रहने नहीं दिए जाते, जब तक उनको प्रेम मोहब्बत से नहीं रह सकते, देश का विकास हो ही नहीं सकता। और ये बात फिर से मैं उदाहरण दूंगा म्यांमार का, श्रीलंका का, उसमें भी यही हुआ। तो भारत जोड़ो यात्रा को मेरे ख्याल से हमने सीरियसली लेना चाहिए। मेरी ये अपील है, मेरी पर्सनल राय है, वो एक बहुत सकारात्मक पॉजिटिव चीज हमारे समाज में हो रही है, उसको समर्थन प्रेरणा देकर, और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं और आपके जैसा जो सोशल मीडिया और भी हैं, वो इन बातों को अभी मजबूती से जनता के बीच में ले जाएं। और उसमें मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इन मुद्दों को लगातार समाज तक ले जा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसी प्रकार की चीजों को अगर हम अलग अलग प्रकार से लोगों तक ले जाएं और लोग इन चीजों को सीरियसली लेंगे, मैं अभी आपको, मुझे लगता है लोगों को भी पता है कि आज जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है उससे उनको कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऊपर से उनकी हालात पहले से बिगड़ते जा रहे हैं। टैक्सी वाले से बात कीजिए, ऑटो वाले से बात कीजिए, सिक्योरिटी गार्ड से बात कीजिए, स्लम्स में जाके बात कीजिए, सब लोग परेशान हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन यही रहेगा कि लोगों को जोड़ने वाली बातें, हम सामाजिक मुद्दों वाली बातें और भारत जोड़ जिसका एक प्रतिबिंब है, उसको एक प्रोत्साहन देकर आगे ले चलना, ये आज के समय की बहुत बड़ी मांग है। ये आम लोगों की परेशानी के बारे में आखिर में मैं अपनी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ताजा में बताना चाहूंगा लोगों को। मैं एक टैक्सी से गुजर रहा था, उस टैक्सी के ड्राइवर ने सामने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा, उसने कहा कि देखिए साहब, बगैर वजह ये लोगों को रोक रोक करके सता रहे हैं। फिर जो दूसरी बात उसने कही कि सब बस कमी सिर्फ इतनी रह गई है कि सरकारी यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी किसी भी सड़क पर चलते हुए आदमी के मुंह पे घूंसा मारे और जेब से पैसा खींच ले, बस इतनी कमी रह गई है। तो आम आदमी इस तकलीफ को महसूस कर रहा है। हर मिनट उसे घर से निकलते हुए डर लगता है कि कौन किस बहाने से मुझे लूट लेगा, मेरे हाथ से छीन लेगा। और क्राइम भी बढ़ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे हालात में देश को बेहतर बनाने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें कोई, अगर कोई ये समझता हो कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत सोच है। मुसलमानों को तो एक टारगेट करने के लिए बेवकूफ बनाने का इंतजाम है। परेशानी में सब हैं, दलित, सारी माइनॉरिटीज, और जो मेजॉरिटी वाले भी हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, उनके भी रोजगार खत्म हो रहे हैं, उनके पास भी कारोबार नहीं है, उन घरों में भी परेशानियां हैं
जिनको वो नफरत के बहाने उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। देखने की जरूरत यह है कि देश कैसे बेहतर यात्रा के जरिए पॉजिटिव काम हो रहा है, मैसेज जा रहा है, उस पर हमें सभी को गौर भी करना चाहिए और समर्थन भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।